सुप्रभात। जो हमारी कक्षा 10 की बालिकाएं हैं, ध्यान दें। आज आपको हम आपके गृह विज्ञान में जो आपका पाठ नंबर 9 है, प्यारे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सामान्य रोग, कारण और उपचार टॉपिक है हमारा पाठ 9। जैसा कि आपको पता है, सामान्य रोग, कारण, उपचार, इसमें हमारे आ जाते हैं जो भी हमारे सामान्य रोग हैं। चेचक है, मलेरिया है, टाइफाइड है, काली खांसी है, चिकनगुनिया है, ठीक है, हेपेटाइट है, डिप्थीरिया है। इन रोगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो हमारा मस्तिष्क ज्वर हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, काली खांसी, चिकनगुनिया। दोस्तों, यहाँ से छोटे प्रश्न भी बनाता है और बड़े प्रश्न भी बनाता है। ध्यान दीजिए, आज इस पर हम बिल्कुल मतलब पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे और जहाँ जहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे, निश्चित ही वह प्रश्न आपकी परीक्षा में उपयोगी हैं। इसको आप, क्योंकि हमने इसको एनसीईआरटी बुक से लिया है और एनसीईआरटी बुक से आज आपको हम पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या आज हमको पढ़ाना है या क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। चेचक हो गई, छोटी माता हो गई, खसरा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनेस, क्षय रोग, टाइफाइड, इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। ये हमारा क्या है, पीत ज्वर है, मस्तिष्क है, रेबीज है, हेपेटाइट है, डिप्थीरिया भी हो गया, मलेरिया भी हो गया, डेंगू भी हो गया। दोस्तों, यहाँ से यहाँ से एक इस टॉपिक से 10 से 12 नंबर का प्रश्न बनाता है। ध्यान देना, इस टॉपिक से 10 से 12 नंबर का प्रश्न बनाता है। इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक को बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा। मैं इस प्रकार से आपको समझा दूंगा। कोई नोट्स नहीं बनाना है, कोई पीडीएफ नहीं लेना है, आपको कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है। मैं आपको इस प्रकार से समझा दूंगा। सारे आपके जो कमियां हैं, जहां पर आपको टीस लगती है कि हमें नहीं आएगा, सब समझ में आ जाएगा। पूरा चीज आपको नोट भी नहीं करना है। चलो आते हैं एक एक करके हम आज इसको हम आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो हमारी बालिकाएं हैं कक्षा 10 की, ध्यान दें। शुरू करते हैं पहले संक्रामक रोग। जो हमारा टॉपिक है, पहले इसको समझ लो। संक्रामक रोग पहले वह होता है जो एक रोग दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, उसी को कहते हैं संक्रामक। क्योंकि एक व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति से, मान लीजिए किसी को खांसी हो गई है, फिर किसी को जुकाम हो गया है, तो अगर छींकता है तो सामने वाले में, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और दूसरे रोग में भी खांसी। इसी प्रकार से आप लिखना, इसको मत रटना। किताब का सेम टू सेम नहीं उतारना है, अपने दिमाग में पहले समझ पैदा करो। मैं जैसे बोल रहा हूँ, अपने शब्दों में, अपनी लाइन में लिखने की कोशिश करना, तो आप अच्छी काफी लिख लोगे। अगर पूछ लिया संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग वह रोग जैसे किसी एक व्यक्ति को हुआ है, खांसी हुआ है, जुकाम हुआ है, ठीक है, और डेंगू हुआ है, या फिर उसको जुकाम तगड़ा हो गया और किसी के सामने खड़ा है, छींक उसको आ गई, तो वहां से बैक्टीरिया ट्रांसफर होकर उस व्यक्ति के पास, जैसे पहले देखो, अभी इसके पहले जो हमारा वो बीमारी फैली हुई थी, तो भी एक संक्रामक बीमारी थी। इस प्रकार से इसको हम कहते हैं, देखो, एक दूसरे व्यक्ति से संक्रामक रोग कहते हैं। क्योंकि हमारा एनसीईआरटी बुक है, बहुत अच्छी किताब है, और इस रोग के रोगी शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर बड़ी तेजी से अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से यह होता है संक्रामक रोग, ठीक है। इसके द्वारा, इसके जो जीवाणु होते हैं, इस रोगों के जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं और विभिन्न जीवाणुओं से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहां जहां जो जो चीज आपको नोट करना है, बस इतना ही आपको नोट करना है। पूरा इसको नोट्स मत बनाना, सिर्फ दिमाग लगा के थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ लेना, आप कॉपी में अच्छे से लिख लोगे, ठीक है। अब आते हैं इस हम रोग के लक्षण पर। संक्रामक रोग का मतलब है जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, जो एक बीमार व्यक्ति है, यदि बीमार व्यक्ति की बीमारी स्वस्थ व्यक्ति के पहुंच जाए, उसको भी मिल जाए, तो उसी को कहते हैं संक्रामक, यानी कि एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से ट्रांसफर। अब आते हैं इस रोग के लक्षण पर। सिर्फ आप समझते चलिएगा। मैं किताब, क्योंकि यह बुक है, कोई गाइड तो है नहीं करे, तो बुक है, तो बुक के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, बाद में अपना जो डिटेल पॉइंट है नोट कर लीजिएगा। चलो अब चलते हैं संक्रामक रोग के लक्षण पर, अर्थात इस रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है, जब जैसे मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया, तो व्यक्ति को ठंड लगती है, यहाँ लक्षण दिए गए हैं। प्राय सभी प्रकार के संक्रमण द्वारा रोगी के शरीर में एक प्रकार का विष उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हमारा सर्प किसी को काट लिया, तो उसको जब विष लगेगा, विष चढ़ेगा, तो बेहोशी में आ जाएगा। दूसरा हो जाता है
संक्रामक रोगों में व्यक्ति को ठंड बहुत लगती है। जैसे किसी को ठंडी हो गई तो उसको भाई एक रजाई उड़ाओ, दो रजाई उड़ाओ, दो कंबल उड़ाओ, तब उसकी ठंड जाती है। बस यही इस रोग के लक्षण है। सीधी परिभाषा है कि संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में तत्काल पहुंच जाते हैं और उस स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचने के बाद अपना लक्षण प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। बस इतनी ही किताब की लाइन में ध्यान रखना मेरे जो बताने का मतलब है। ठीक है, अगला यहाँ जो किताब में दिया है, सिर टांगों गलों में पीड़ा होने लगती है। जैसे कहते नहीं भैया मेरा हाथ पैर टूट रहा है, पैर में यहाँ दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, यहाँ पैर यहाँ दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द शुरू हो जाता है, यहाँ भी दर्द शुरू हो जाता है, यहाँ भी दर्द, अर्थात जितने भी जोड़ हैं शरीर के, जितने भी जोड़ हैं, यहाँ तक कि ये जो अंगुलियां हैं, अरे ये यहाँ इसमें भी दर्द शुरू होना हो जाता है। यही इस रोग के लक्षण है। और क्या है, कभी कभी संक्रमण जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति की आंखों और नाक से पानी भी बहने लगता है। तो संक्रामक रोगों का यह हमारा ये संक्रामक रोग की हमारी ऊपर परिभाषा हो गई। और ऐसे पूछ लगे संक्रामक रोगों के लक्षण लिखिए, आपको लिख देगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आप यूट्यूब पर बने रहते हैं तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको आज मैं बिल्कुल इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो उसका दिया गया है ये लॉन्ग है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। अब आते हैं हम सीधे संक्रामक रोगों की रोकथाम। जो हमारा अगला टॉपिक है, संक्रामक रोग हो गए, संक्रामक रोग के लक्षण हो गए। अब मान लीजिए किसी को संक्रामक रोग हो जाता है तो कैसे उसकी हम, मान लीजिए किसी को मलेरिया का जुकाम हुआ तो भाई डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, दवा करानी पड़ेगी। ठीक है, अब स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना, किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई भी संक्रामक रोग होता है तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, संबंधित व्यक्ति द्वारा इस घटना की सूचना तुरंत स्थायी स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा हमारा हो जाता है रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना। जो रोगी व्यक्ति है उसको अलग रखना पड़ता है, जो खाना पानी की व्यवस्था, उसके कपड़े की व्यवस्था सब अलग करनी पड़ती है। कपड़े उसके गर्म पानी में धुल करके साफ करने चाहिए, खाना खाने पीने के बर्तन, खाने पीने के सामान उसका सब अलग होना चाहिए। इस प्रकार से इसका हो जाता है लक्षण, रोगों की रोकथाम के सामान्य उपाय, बेसिक उपाय जो होते हैं। ठीक है, अगला उपाय हमारा है, किसी भी संक्रामक रोग के फैलने की आशंका होते ही क्षेत्र के निवासियों को रोग प्रतिरक्षा के सभी संभव उपाय करने चाहिए। ठीक है, क्या करने हैं, सभी संभव उपाय करने चाहिए। इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए बीमारी फैल गई तो वहां के जितने भी लोग हैं उनको रोकने के उपाय करने चाहिए, इसको विशेष ध्यान देना है। अगला हमारा हो जाता है, आगे हम चलते हैं। सिर्फ डिटेल को समझिएगा, बहुत ज्यादा इसको नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल नोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ आ जाते हैं। सभी संक्रामक रोग किसी न किसी रोगाणु के प्रकोप के कारण ही फैलते हैं। इस तथ्य को रखते हुए यदि संबंधित रोगाणुओं को नष्ट करने के पर्याप्त उपाय कर लिए जाएं तो संक्रामक रोग को फैलने से रोका जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर संक्रामक रोग फैल ही गया है तो फिर जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो नियरेस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां सूचना दे करके तुरंत वहां अधिकारी कर्मचारी को बुला करके इस रोग की रोकथाम की जाती है। जैसे इस प्रकार से हमारा कोरोना फैला था, देखो जब हमारा कोरोना फैला था, क्या फैला था, कोरोना, इसको देख लो। कोरोना जब फैला था तो कोरोना का मतलब है जो बाहर से हमारे व्यक्ति आते थे उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता, उनको प्राथमिक विद्यालय में या प्राथमिक स्वास्थ्य घर में या ऐसी जगह पर, सार्वजनिक जगह पर उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता था और 8-10 दिन उनको वहीं पे खाना दिया जाता था, उनके कपड़े की व्यवस्था, धुलने की सब वही होती थी और देखा जाता था कि अगर रोग बढ़ता है तो इसका इलाज तो बेसिक इलाज वहीं से शुरू हो जाता था, लेकिन अगर रोग बढ़ जाता है तो उसके घर के जो और सदस्य हैं और वो लोग तो बच जाएंगे। बस यही है संक्रामक रोग। बाकी इसमें बहुत चीजें तुमको डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी बहुत विस्तार में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो अब बुक है, ये तो भाई किताब है, तो किताब का मैंने पूरा पीडीएफ बनाया है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला हमारा है टीके लगाने की अवधि। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेगा किस प्रकार से बच्चों में टीके लगते हैं। यार यहाँ देखना, जो हमारा डिप्थीरिया का टीका है, ये वाला टीका पूछ लेगा भाई। अब हाँ विकल्प बना लेगा कि डिप्थीरिया का टीका कितने बच्चों कितनी उम्र के बच्चों को डिप्थीरिया का टीका लगता है। ऑप्शन दे देगा 3 से 5 माह और 2 से 6 माह, 4 से 8 माह, ऐसे ऑप्शन देगा। तो इसको आपको कंठस्थ करना है। ठीक है, डिप्थीरिया का टीका 3 से 5 माह यानी कि 6 माह के अंदर, जब बच्चे की उम्र 6 माह के अंदर होगी
तो डिप्थीरिया का टीका लगता है। दूसरा हमारा है टाइफाइड का टीका। टाइफाइड का टीका 1 वर्ष की अवधि में लगेगा। कितना? 1 वर्ष की अवधि में। और इसका प्रभाव ध्यान देना, इसका प्रभाव जो होगा 3 से 5 वर्ष रहेगा। जब ये टीका लग जाएगा डिप्थीरिया का टीका 3 से 5 महीने में लगेगा बच्चे के, और उसके बाद इसका कार्ड वगैरह बनता है। जो जो गांव की एनएम होती है, जो नर्स होती हैं, उनके पास इसका कार्ड बन जाता है, और जो इसका असर होगा वह 3 से 5 वर्ष होगा। उसके बाद जो टाइफाइड का टीका लगेगा वो 1 वर्ष की आयु जो बच्चा पूर्ण कर लेगा, जब 12 महीने की आयु पूर्ण कर लेगा, 12 महीने की आयु जब पूर्ण कर लेगा, ठीक है, जब 12 महीने की आयु पूर्ण कर लेगा तो उसको फिर टाइफाइड का टीका लगेगा। और इसकी भी जो वैलिडिटी होगी, जिसको हम कहते हैं वैधता, जैसे रिचार्ज की वैधता होती है 1 वर्ष होगी। इसी प्रकार से हमारा टीबी है, जिसको हम तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। टीबी जन्म के समय तथा पुनः, तो मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसको जो है टीबी खसरा का टीका दे दिया जाता है, और इसका प्रभाव पूरी लाइफ रहता है। काली खांसी हो गई, पूछ लेगा कि काली खांसी जो है बच्चों में काली खांसी किस उम्र में दी जाती है? तो 8 से 10 वर्ष के बाद, यानी कि जब बच्चा 8 वर्ष का पूर्ण कर लेगा तो किसी भी वर्ष, चाहे वह 8.5 साल में, चाहे 9 साल में, चाहे 9.5 साल में, या 10 के, यानी कि 10 वर्ष के अंदर अंदर उसको काली खांसी का दे दिया जाएगा। और इसी प्रकार से हैजा है, ठीक है, देख लेते हैं ये वाला हैजा। बहुत बेहतरीन आपके लिए मैं टॉपिक लाया हूं, और इस टॉपिक से दोस्तों, यार इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं, हर बार परीक्षा में आते हैं। हैजा हमारा है, हैजा का जो 1 वर्ष की आयु जो बच्चा पूर्ण करेगा तो हैजे का टीका लगेगा। इसकी भी जो वैलिडिटी है 6 माह तक है। कितना? 6 माह तक। इसी प्रकार से चेचक का टीका है, इसकी जो आयु है 2 से 3 माह तक, 1 हफ्ता का। इसकी वैलिडिटी भी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इस प्रकार से ये राष्ट्रीय टीकाकरण योजना जो राज्य सरकार द्वारा जो कुछ उपलब्ध कराए गए हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ आते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण योजना। राष्ट्रीय टीकाकरण योजना, अब इस योजना के अनुसार जो बच्चे के जैसे वैक्सीन वगैरह होती है, टीका होता है। मान लीजिए बच्चों की उम्र 3 महीने है, उसका डीपीटी का दिया जाएगा। डीपीटी 5 महीने के बाद, यहाँ पर देखो ये 3 महीने पर क्या हो जाएगा? डीपीटी हो जाएगा। 5 महीने पर डीपीटी हो जाएगा। 7 महीने पर डीपीटी हो जाएगा, है। और उसके बाद पहली खुराक, दूसरी खुराक, तीसरी खुराक, जो नर्स होती है वो कार्ड बनाती है, कार्ड में लिखा रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो है 9 से 15 महीने पर बीसीजी खसरा का टीका होगा। 18 से 24 महीने पर डीपीटी पोलियो का टीका। 5 से 6 वर्ष पर टाइफाइड का टीका। 10 वर्ष की टिटनेस हो गया। और उसके बाद 16 वर्ष पर टिटनेस साइड। इसके बाद ये बूस्टर खुराक है, ध्यान देना, ये सब बूस्टर खुराक है, ठीक है। 10 वर्ष के बाद ये सब बूस्टर खुराक है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन बूस्टर खुराक है? टेस्टनेस टॉक्साइड दे देगा, टेस्टनेस टॉक्साइड दे देगा, इसमें से 1-2 को मिला देगा, तो फिर वहां कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस तालिका को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। रिपीट जरूर कर लेना, इस तालिका को रिपीट जरूर कर लेना। आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन टॉपिक आज आपके लिए है। यह है संक्रमण पदार्थ। इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ऊपर आ जाते हैं। रोग के फैलने की विधियां, चलो यहाँ देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा संक्रामक रोग फैलता है। रोगी के घर के सभी व्यक्तियों को टीका लगवा देना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी एक घर के एक सदस्य को हो गया है संक्रामक रोग, तो बाकी जो सदस्य हैं उन लोगों को भी इसका टीका लग जाने से तो बाकी उन लोगों में रोग की संभावनाएं बढ़ने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। और रोगी को अन्य व्यक्तियों से दूर रखना, अर्थात जिसको यह संक्रामक रोग हो गया है तो अन्य व्यक्ति से दूर रहेगा, तो धीरे धीरे उसका 1 हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में उसका धीरे धीरे रिस्पांस समाप्त हो जाता है, फिर कम हो जाता है। और रोगी का कमरा जो है वो प्रकाश युक्त तथा हवादार, वैसे भी जो कमरों में खिड़कियां हैं, रोशनी, रोशनदान है, ये सब सारी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। रोगी की जूठी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, रोगी की जूठी वस्तु को खाना, जैसे माताएं होती है, बहनें होती है, अब उसका खाना छूट गया है तो अपना खाना उसमें से खा के उसको खाना खा लेती है। तो ऐसा ध्यान रखना, अगर रोगी का जूठा खाना छूटा है, दाल है, रोटी है, चावल है, तो उसको फिर घर के किसी भी सदस्य को देना नहीं है, ठीक है। रोगी की शरीर की सभी पपड़ियां निकल जाने के 10-12 दिन तक रोगी को अन्य व्यक्तियों के संपर्क से, मतलब जब ये सब होता है, बड़े बड़े दाने निकलते हैं, दाने पक जाने के बाद पपड़ियां निकलती हैं, तभी उस संपर्क में किसी को आने नहीं देना चाहिए। अब हम आते हैं छोटी माता, जिसको हम कहते हैं महारानी निकलियां, जो अवधी भाषा में गाँव में बोलते हैं, पहले कहते हैं महारानी निकली, महारानी, तो महारानी यही है। अब महारानी को देखते हैं, ये महारानी हुई है,
ये है महारानी, ठीक है। यहाँ देखो महारानी, ऐसे ऐसे बन जाते हैं, ऐसे ऐसे निशान हो जाते हैं, और इसके ऊपर ये निशान पक जाता है, और ऐसे बिल्कुल बहुत इसमें जलन होती है प्यारी, ठीक है। जब ये दाने पक जाते हैं शरीर के ऊपर, हाथ में पड़ जाते हैं, चेहरे पर पड़ जाते हैं, पैर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े दाने से पड़ जाते हैं, और यह दाने क्या हो जाए, ये बिल्कुल लाल होते हैं। किस कलर के होते हैं? लाल होते हैं। और इसके बाद कुछ कुछ दाने तो पक जाते हैं, कुछ दाने पक जाते हैं, ठीक है। कुछ दाने तो पक जाते हैं। ये है हमारी छोटी माता। छोटी माता को समझ लेते हैं भाई, क्या है छोटी माता? स्मॉल पॉक्स, या भी वायरस द्वारा फैलता है, या चेचक की भांति होता है, ठीक है। नोट करना, यह वायरस के द्वारा फैलता है, पूछ लेगा। और परंतु इससे हल्का होता है, इसलिए इसे छोटी माता कहते हैं, क्योंकि चेचक बड़ा होता है। चेचक में पहले होता है, चेचक में जब दाग पड़ जाते हैं, जैसे मान लो चेहरे पर पड़ गया, तो काफी समय तक वह दाग मिटता ही नहीं, इसमें गड्ढे बन जाते हैं। चेचक में जो होता है, ऐसे बड़े बड़े दाने पड़ेंगे, और इससे इतना खतरनाक होता है, इसके वायरस इतना खतरनाक होते हैं कि ठीक होने के बाद भी चेहरे पर, हाथ पर, पाँव में, या पेट पर, पीठ पर बड़े बड़े निशान बन जाते हैं, गहरे निशान बन जाते हैं, जिनकी भरपाई करना कठिन होता है। तो उससे या क्या होता है, ये छोटी माता है। और इस प्रकार से सिर व पीठ में दर्द, बेचैनी होती है तथा कपकपी, ठीक है। और इस प्रकार से नन्हे नन्हे सरसों के बराबर दाने निकलने लगते हैं। पहले ये मुंह, छाती और बाहों में निकलते हैं, इसके बाद पूरे शरीर में, और 5-6 घंटों के भीतर ही दाने जल से भर जाते हैं। इसको कहते हैं माता जी जल से भर गई हैं भैया। अब जो आदमी लोग अपना पूजा पाठ करवाते हैं और होम यज्ञ करते हैं, कुछ लोग इसमें दवा भी नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं, दवा करनी चाहिए, ठीक है। बाकी अपना भी घरेलू उपचार भी करते रहो, लेकिन दवा भी आपको करना आवश्यक है। अब हम आते हैं, अगर छोटी माता हो जाती है, तो छोटी माता से बचने का उपाय क्या है? ये जो छोटी माता है ना, ये सब क्या है? ये सब छोटी माता है। देखो यार, ये सब छोटी माता है। जो छोटी माता हो जाएंगी, इनसे बचने के उपाय क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है सफाई। सफाई हमेशा से रखनी चाहिए। खाना कम खाओगे चलेगा, लेकिन कपड़े साफ रखें। भले ही एक कपड़ा हो, लेकिन कोशिश करो गंदा ना हो। बनियान वगैरह है, 2 दिन 3 दिन पर उसको धुलते रहो। तो सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे वह छोटी माता हो, चाहे वह बड़ी माता हो, चाहे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, कोई भी बीमारी हो, शरीर से संबंधित सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और रोगी के जो बिस्तर है, उसके बिस्तर अन्य लोगों से मिलने नहीं चाहिए, उसका बिस्तर अलग रखना चाहिए, ठीक है। उसका बिस्तर और रोगी के शरीर से सभी पपड़ियों के गिरने के बाद भी रोगनाशक दवा उसमें लगाते रहना चाहिए। और दूसरी चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, रोगी के प्रयोग के सभी कपड़े, यहाँ ध्यान दीजिएगा, खौलते हुए जल में ऐसे भिगो दें, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है सब उसमें समाप्त हो जाए, ठीक है। और इसका उद्भव काल 14 से 16 दिन होता है। तो ये हमारी ये हो गई छोटी माता। प्यारे, जो हमारी बालिकाएं हैं, ध्यान देना बिल्कुल। जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, वीडियो पर बने रहना। आज मैं इस प्रकार से आपको समझा दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी गाइड की, क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी ये हमारी क्या है, ये हमारा चेचक है, ये हमारी छोटी माता है। पूछ लेगा 4 नंबर का, पूछेगा 4 नंबर की छोटी माता और चेचक में 4 अंतर लिखिए, 4 नंबर का दे देगा। तो दाने निकलने से पूर्व तेज ज्वर होता है चेचक में, भाई तेज बुखार होता है। जो लक्षण है शरीर में क्या होते हैं, लक्षण आते हैं, और इसमें तीसरे चौथे दिन दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। पहले शरीर में पूरा शरीर जो है भारीपन लगता है, और शरीर के जो शरीर होता है ना, पूरा लगभग लगभग लाल हो जाता है। लाल होने के बाद फिर इसमें से 3-4 दिन बाद इसमें दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चेचक जिसको हम कहते हैं, ए भैया बड़ी महारानी निकली है। तो एक छोटी महारानी होती है, एक बड़ी महारानी होती है। कहते हैं भैया ये बड़ी महारानी निकली है, तो इसी का नाम है चेचक। तो अपना घरेलू उपचार भी प्यारे करते रहो, लेकिन दवा में कोई भी चूक नहीं करेगा। अगला है स्वर है, तो सॉरी, ज्वर है, सिर है, दर्द है पीठ पर, यहाँ पर जो होता है बिल्कुल बहुत दर्द होता है, और उसमें दानों के साथ ज्वर में वृद्धि, इससे अगर दाने बड़े होते चले जाते हैं, उसमें उन दानों में और उसमें पानी भराता है। जितना ज्यादा पानी भराता है, उतने ही दर्द, उस दाने का पीड़ा अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो रोगी को असहाय कष्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक कि फिर उसकी उठने की हिम्मत नहीं रहती है, और इसमें सारे शरीर पर एक साथ दाने निकलते हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण है चेचक का। अब आते हैं छोटी माता में। छोटी माता क्या कहती हैं, दाने निकलने के पश्चात ज्वर नहीं होता, यानी कि छोटी माता जो होती है, इसमें शरीर तो पूरा लाल हो जाता है,
लेकिन उस लाल सब्जी पर छोटे छोटे सरसों के समान प्यारे दाने निकलते हैं, छोटे छोटे सरसों के समान। और इसमें तो मटर भर दाने निकलते हैं, मटर भर इसमें दाने निकलते हैं, मटर के बराबर, मटर से भी बड़े बड़े। लेकिन जो छोटी माता है इसमें सरसों के बराबर दाने निकलते हैं। और इसमें पानी नहीं आता है, पानी बहुत कम या रेयर, पहले ही दिन दाने निकल आते हैं और इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं। कहने का मतलब है कि जो छोटी मात्रा में जब निकलती है सरसों के बराबर, तो इसमें पानी जल भराव नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, जल भराव होता है। जब वह दाने जल से भर जाते हैं तो उसमें जलन बहुत तेज होती है, उसी जलन से रोगी का उठना बैठना तक बंद हो जाता है। इसको समझ के लिए ध्यान देना। इसमें ऐसा कोई क्रम नहीं होता और इसमें बारी बारी से अंगों प्रत्यंगों में दाने निकलते रहते हैं। अब हम आते हैं खसरा पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है हमारा खसरा। अब देखते हैं खसरा क्या है भाई। ठीक है, वो खसरा जमीन वाला नहीं, जमीन वाला खसरा समझो। एक जमीन का भी खसरा होता है, एक खसरा होता है शरीर से संबंधित खसरा है। ठीक है, क्या है, चेचक की भांति खसरा भी एक अत्यंत भयानक रोग है जो कम आयु के बच्चों के लिए प्राण घातक होता है। खतरे में क्या होता है कि 6 महीने से 5 वर्ष तक बच्चों को ये अपने चपेट में लेता है। जो खसरा होता है, जो 6 महीने के बच्चे हो जाते हैं, 5 महीने के, तो उनके बीच में लगभग जो 5 से 5.5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको खसरा हो जाता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, खसरा का वायरस बच्चे के नाक और गले में पहुंचकर रोग उत्पन्न कर देता है और रोगी की खांसी और छींक इस विषाणु को अन्य बच्चों तक, इसे इसका नाम ही है संक्रामक रोग। जब उस बच्चे के हो जाता है तो तेज तेज से जुकाम आने लगता है और नाक पूरी तरह से बहने लगती है। और जब अगर उसके सामने कोई स्वस्थ बच्चा आ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको भी यह खसरा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। खसरा का जो उद्भव, यानी कि जो इसका उद्भव काल होता है, 10 से 14 दिन होता है। अर्थात जब किसी बच्चे को हो जाता है तो इसकी जो अवधि होती है 10 से 12 दिन तक होती है। और इसमें प्रारंभ में जाड़ा लगता है, ये भी ध्यान देखो। यहाँ प्रारंभ में क्या है, जाड़ा लगता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है और आंखें पूरी, ये जो आंखें होती है ना, आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। ठीक है, सूखी खांसी और छींटे आते हैं। अब इसी से हम उपाय देखते हैं। अगर मान लीजिए हो ही गया खसरा, किसी बच्चे को हो गया, तो इसे हम क्या उपाय देखेंगे। अब यहाँ आते हैं उपाय पर। पहले देखो ये उपाय देख लो, उपाय देख लो, क्या लिखोगे उपाय में, कैसे लिखोगे। ठीक है, आने जाने पर पहली चीज तो रोक लगा दो। जिस बच्चे को खसरा फैला है, नोट करना, जब खसरा फैला हो तो बच्चों का इधर से उधर किसी गांव में पड़ोस में आने जाने पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि दूसरे बच्चे को ना हो। संपर्क बंद कर देना चाहिए, अर्थात बच्चे का जो उसके छोटे बच्चे हैं, जो उसके सहयोगी बच्चे हैं, उनके साथ आने जाने पर रोक लगा दें। और रोगी के बर्तन अन्य बर्तनों से अलग रखने चाहिए ताकि यह संक्रामक रोग है और घर के और सदस्यों को और छोटे बच्चों को होने की इसके चांस ना रहे। जो रोगी का मल मूत्र है, ये रोगी को बच्चे का थूक आदि स्थान था दूर स्थान पर ले जाकर के फेंकना चाहिए। ठीक है, और रोगी के वस्त्र, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी संक्रामक रोग हो, सभी संक्रामक रोगों में वस्त्र उबलते हुए पानी में भली भांति इसको धोना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, पूर्ण एवं पौष्टिक आराम, जो मरीज होता है उसको पौष्टिक भोजन, जैसे दाल है, दाल का पानी है, दाल है, जूस है और दूध वगैरह है, इन सब यह सब व्यवस्था करनी चाहिए। इससे रोगी को जल्दी आराम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारा अगला रोग है डिप्थीरिया। आते हैं, देखो ये हमारे ये जो यहाँ ऐसे से निशान पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, ये किसके लक्षण है, ये डिप्थीरिया के ही लक्षण है। किसके लक्षण है, डिप्थीरिया के। इसमें क्या होता है, इस समय इस रोग के रोगी की बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और किंतु आजकल ये डिप्थीरिया रोग, इसको जो हम रोही के नाम से भी जानते हैं, या डिप्थीरिया या रोही, इसको हम रोही के नाम से भी जानते हैं, अत्यंत ही बहुत ही भयानक और संक्रामक रोग है। और यह रोग बच्चों में लगभग 2 से 5 साल के बीच में होने की आयु पर यह होता है। यह रोग गला, श्वास नली या नाक पर किसी भी अंग पर यह आक्रमण कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। बस इसमें बहुत बेसिकली चीजें हैं। रोग का उद्भव 2 से 3 दिन होता है। इसके लक्षण अचानक प्रकट नहीं होते, प्रारंभ में हल्का सा दर्द होता है और सूजन आ जाती है। और हाँ, एक चीज है इसमें, टांसिल, गले में यहाँ टांसिल आ जाते हैं, तो टांसिल को नमक और पानी का थोड़ा सा उसको गर्म करके पीने से लाभ होता है। टांसिल ही है। ठीक है, कोमल ताल पर पूरी तरह सोए झिल्ली पड़ जाती है, इसी को कहते हैं भैया हमारा गला बैठ गया। ठीक है, क्या है, गला बैठ गया है। आगे चलते हैं। और वो जो व्यक्ति होता है, जो रोगी होता है, वो लगातार खांसता रहता है।
क्या करता रहता है, लगातार खांसता रहता है। मान लीजिए किसी को डिप्थीरिया हो ही गया, तो इससे बचने का उपाय क्या है? ठीक है, अगर किसी को डिप्थीरिया हो ही गया तो इससे बचने का उपाय क्या है? देखते हैं बच्चा। रोगी को स्वस्थ बालकों से पृथक रखना चाहिए। पहली चीज, जो डिप्थीरिया का रोगी है, जो हमारे घर के और स्वस्थ बालक हैं, उन बच्चों को उससे अलग रहना चाहिए, और रोगी द्वारा व्यवहार में लाई गई वस्तुओं का, ठीक है, प्रयोग अलग करना चाहिए। और उसके बाद जब रोग फैल रहा है तो रोगी को तुरंत एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने की व्यवस्था करिए, या फिर जो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जहाँ पर नर्सें वगैरह आपको मिलेंगी, वहां ले जाकर के बच्चे को तुरंत इलाज संभव कराना चाहिए। और उसके बाद रोगी के रोग मुक्त हो जाने के बाद भी 10 दिन तक उस बच्चे को अन्य बच्चों से अलग रखना चाहिए। इस प्रकार से, और यहाँ रोग के संक्रमण की अवधि में कीटाणुनाशक घोल के कुल्ले करते रहता है। ये पहले पॉइंट है इसमें से, जो भी आपको और 2 पॉइंट याद ही होंगे, 2-3 पॉइंट यहाँ से भी ले लेना, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ से भी 1-2 पॉइंट ले लेना। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अगला हमारा है काली खांसी। और देखते हैं भाई, काली खांसी या कुकुर खांसी। काली खांसी जो होती है बिल्कुल बहुत तेज आती है, यहाँ तक कि जब एक काली खांसी शुरू हो जाती है तो व्यक्ति खांसते 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 बैठ जाता है। इतना जब स्पीड पकड़ती है तो बैठ जाता है। विशेषकर बच्चों का रोग है, यह रोग वेडिडेला, ठीक है, वेडिडेला परटुसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है, और अधिक दिन तक रोग रहने से ये कहाँ हो जाता है, निमोनिया में चेंज होता है। कहाँ हो जाता है, निमोनिया में। देखो यहाँ पर, देखो ये सब ये बिल्कुल फेफड़े पर अटैक करता है, फेफड़े पर। जहाँ जहाँ ये दिख रहा है धब्बा, ये सब क्या है, फेफड़े पर धब्बा है। और ये अगर काफी दिन तक हो जाता है तो निमोनिया में कन्वर्ट होता है। निमोनिया में क्या होता है, व्यक्ति का शरीर जो होता है वो पीला होना शुरू हो जाता है, अर्थात खून का बनना कम हो जाता है। इस रोग का उद्भव काल 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। अगर किसी को काली खांसी हो गई, जो इसकी अवधि है 1 से 2 सप्ताह होती है। और क्या होता है, इसके छींकने और बोलने से, ध्यान देना, यहाँ से पॉइंट बन रहा है, छींकने और बोलने से, बाहर निकलने से, और रोगाणुओं के वायु में मिलकर स्वस्थ व्यक्ति से पहुंच जाने से यह जो होता है काली खांसी हो जाता है। और इसमें व्यक्ति को बलगम बहुत आते हैं, कफ, मोटी मोटी कफ ऐसे गिरती हैं, और उसमें तमाम सारी मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, और वही मक्खियां भिनभिना के खाने में गई, लोगों में गई, तो उससे संक्रामक रोग और बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए व्यक्ति को बहुत ही सावधानी के साथ मरीज को रखना चाहिए, ठीक है। और यह रोग क्या है, यह रोग पहले से गले में दर्द, जुकाम प्रारंभ होता है, फिर थोड़ी थोड़ी खांसी आने लगती है, आंख और नाक से पानी बहता है, और मुख लाल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा सप्ताह आते आते, देखो यहाँ, दूसरा सप्ताह आते आते खांसी काफी तेज हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। हम चलते हैं अगले, जो हमारा अगला टॉपिक होगा टिटेनस। हमारा अगला टॉपिक है टिटेनस का। यहाँ ध्यान दो, मान लीजिए कोई कोई लोहे का काम कर रहा है, कहीं घर में कुछ लग गया, जो लोहे के हमारे औजार होते हैं, कोई काम कर रहे हो और वो लग जाते हैं, तो तुरंत बच्चे को क्या दिया जाता है, टिटेनस का टीका। ले जाओ भाई, इसको पहले टिटेनस का टीका लगवा दो, ठीक है। एक होता है टिटेनस का टीका, तो ये आकार का होता है, रोग प्राय सभी बच्चों का प्रसव के बाद स्त्रियों को हो सकता है, कहीं पर चोट या घाव लगने पर गंदगी के कारण इसके रोग शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न कर देते हैं, और इसकी समाप्ति 2 से 14 दिन, ठीक है। ये रोग भी टिटेनसी जीवाणु होते हैं। इस देखो, किसी लोहे पर बहुत सारे जंग लगे रहते हैं, अगर वो हाथ में लग जाता है तो वहाँ टिटेनस होने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस रोग का प्रमुख लक्षण, रोगी की मांसपेशियां और जबड़े में बहुत कष्टदायी जकड़न है। मांसपेशियों की मुख्य विशेषता उनका फैलना व सिकुड़ना होता है, ठीक है। और इस रोग में मांसपेशियों के फैलने व सिकुड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको लिखना है। देखो, अभी जब इसे रोग हो गया, ये बिल्कुल देखो, इसकी शरीर पूरी तरह से, इसका शरीर ढीला हो गया है, ऐसे लेट गया है, सिर नीचे करके और हाथ पैर नीचे करके, ऐसे देखो पूरी तरह से यह लेट गया है। इसको कुल मिला के इसको टिटेनस हो चुका है, और हाथ पैर से काम करना बंद कर देता है। आ जाओ भाई यहाँ, बस इसी में से है। और हाँ, उपाय देख लीजिए, अगर मान लीजिए बीमारी हो ही जाती है तो अस्पतालों में नवजात शिशु को प्रायः ट्रिपल इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जो बच्चे की टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा प्रदान करती है। 5 वर्ष बाद इसे पुनः लगवा देना चाहिए, ठीक है। और जन्म के समय ट्रिपल इंजेक्शन न लग पाए तो 1 महीने के अंदर इसे अवश्य लगवा दें।
मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ, जब नवजात शिशु होता है, और इसके बाद जो गर्भवती हमारी स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, टेटनस से बचने के लिए प्रसव पूर्व टेटनस का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। बस यही हो गया। अब आते हैं क्षय रोग पर। क्या है हमारा अगला अगला हमारा टॉपिक है क्षय रोग, जिसको हम राजस्मा भी कहते हैं, टीबी। क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। अब देखो भाई, क्या कहते हैं? टीबी। क्षय रोग अत्यंत भयानक छुआछूत वाला रोग है। चिकित्सा विज्ञान में प्रतिदिन नवीन अन्वेषणों के कारण लोग इसका इलाज संभव हो गया है। और सर्वप्रथम 1882 में रॉबर्ट कॉक, यहाँ ध्यान देना, ये हमारे जो रॉबर्ट कॉक हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको पूछ सकता है कि टीबी की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो किसने की थी? सर्वप्रथम 1882 में रॉबर्ट कॉक ने टीबी की खोज की थी, और इस रोग का कारण उन्होंने खोज निकाला था। ठीक है, यह रोग रोगाट्यूबलिक बैसिलस या माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। इसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, आते हैं हम। देखो, इस व्यक्ति को हो गया है, तो जब छींकेगा तो क्या होगा? देखो, जब इसको हो गया है तो ये बच्चा स्वस्थ है, इसको भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इसके लक्षण देख लो। है श्वास के द्वारा, यहाँ देखो, इस श्वास के द्वारा रोगाणु खांसने, छींकने तथा जोर से बोलने से रोगी के लगभग 1 मीटर की, अगर रोगी 1 मीटर भी दूर है तब तक ये अपना प्रभाव जाके वहां जमा लेता है। दूसरा है रोगाणु संक्रमित जल अथवा भोज्य पदार्थों के प्रयोग से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, और पालतू जानवर भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्थान पर कार्य करने अथवा निवास करने से जहाँ धूल अधिक हो, शुद्ध वायु व सूर्य की कमी हो। अगला है अपौष्टिक तथा पर्याप्त भोजन भी इस रोग को फैलाने में सहायक होता है। अगर अपर्याप्त भोजन मिल रहा है, भोजन में पौष्टिकता कम है, दूध नहीं है या दाल नहीं है, तो फिर इस रोग के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से कार्य आपको लिखना है। अगले इसमें है धूम्रपान करने से, शराब पीने से क्या देना। क्या कह रहा है? जो लोग बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, या फिर सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने से कारण शरीर दुर्बल, और वैसे भी जो शराब पीने वाले होते हैं उनकी आयु बहुत कम होती है, और उनके फेफड़े चले जाते हैं, उसके बाद शरीर उनका खत्म हो जाता है। तो खसरा है, निमोनिया है, देखो खसरा, निमोनिया, कुकुर खांसी आदि रोगों के कारण व्यक्ति दुर्लभ हो जाता है, और फलस्वरूप कभी-कभी व्यक्ति क्षय रोग का शिकार भी हो जाता है। स्त्रियों में यह रोग पर्दा प्रथा तथा संतानें पैदा करने पर भी हो जाता है। अब मान लीजिए यह रोग हो गया, टीबी हो गई, तो कैसे इसको बचाव करेंगे? भाई सरकारी अस्पतालें हैं, वहाँ आज भी सभी टीबी की दवाई मुफ्त होती है, सरकार द्वारा दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं, कोई एक पैसा नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ सरकारी अस्पताल में। आओ देखते हैं रोग के लक्षण। अगर किसी को हो गया, कैसे पता चलेगा क्या कि ये रोग का लक्षण क्या क्या है? देखो, हल्का हल्का ज्वर, नाड़ी की तीव्र गति, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हल्का हल्का व्यक्ति को ज्वर, नाड़ी की तीव्र गति, भूख का कम लगना, इस रोग के सामान्य लक्षण है। ठीक है, अगला है शरीर का भार धीरे धीरे कम होता है। जब व्यक्ति से खाना पीना नहीं खा जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी, तो ऑटोमेटिक उसका जो शरीर है, उसका वजन अपने आप कम होता चला जाता है, और व्यक्ति को थकान महसूस होती है। कुछ दूर ही चलेगा तो उसकी बैठने की इच्छा हो जाएगी, खड़ा नहीं हो पाएगा। ये तो लक्षण है। और रोग का निदान, चलो मान लीजिए भाई रोग हो ही गया, टीबी का, तो कैसे इससे मुक्ति मिले? चलो, टीबी का रोग हो ही गया, तो इस रोग से कैसे मुक्ति मिले? रोग से कैसे मुक्ति मिले? आओ देखते हैं। रोग की शंका होने पर तुरंत कुशल डॉक्टर से अपनी जांच, खून की जांच करानी चाहिए, और वहां पर ये जो चेस्ट होता है ना, चेस्ट का एक्सरे होता है। जब एक्सरे होता है तो उसमें अगर ये रोग होता है ना, तो जो टीबी के विषाणु होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे धब्बे, तो उसमें दाने पड़े रहते हैं, वो उसकी पहचान है। ठीक है, इस प्रकार से जांच हो जाती है। और फेफड़ों पर देखो, यहाँ दिया भी है, देखो, यदि फेफड़ों पर छाया दिखाई देती है, ठीक है, फेफड़ों पर छाया, काली काली छाया दिखाई देती है, तो वही टीबी के क्या है लक्षण है। उसी से खांसी आती है, तो समझ लीजिएगा कि उन्हें तपेदिक से ग्रस्त कर दिया गया है। हाँ? और इसके बाद कुछ वर्ष पहले तपेदिक के रोगी की जान बचाने के लिए उसे तपेदिक के सेनिटोरियम में ले जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार से इसको आप इसमें से कुछ पॉइंट को बेसिकली 2-3-4 पॉइंट याद रखना, बाकी पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस 3 से 4 पॉइंट पहले लिखना है। अगला है हमारा टाइफाइड। यहाँ हमारा है टाइफाइड। आओ भाई टाइफाइड देख लेते हैं।
देखो टाइफाइड के क्या है, ये रोगी हैं, ये टाइफाइड के विषाणु हैं, देखो कैसे बना दिए गए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टाइफाइड। टाइफाइड कहते हैं क्या, मोतीझारा, आंत, म्यादी बुखार, बुखार आदि के नाम से जाना जाता है। यह रोग विश्व के सभी देशों में होता है। ठीक है, ये जो हमारा टाइफाइड होता है, टाइफाइड की जो अवधि होती है लगभग 14 दिन होती है, उसे भी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो 14 दिन तक उसको दवा खानी पड़ती है, उसके बाद ही उसको आराम मिलता है। और इस रोग को मियादी बुखार भी कहते हैं। इसको देखो मियादी बुखार, क्योंकि यह रोग निश्चित अवधि में उतरता है। यदि यह ज्वर सीधे सीधे उतर जाए तो इसमें कोई उलझन पैदा हो जाए तो मृत्यु का भय नहीं रहता। रोग के क्या क्या कारण है, यह रोग एक सोच रोगाणु द्वारा फैलता है और इस रोग को साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। याद इसको याद रखना, यह व्यक्ति प्रश्न में पूछ लेगा कि टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, तो टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और यह रोगाणु आकार में छोटा मोटा था, रेंगने वाला होता है और जिसकी अवधि होती है 7 से 21 दिन होती है। कितनी होती है, यहाँ देखिए, रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से जो इसकी अवधि है, देखो इसकी अवधि 7 से 21 दिन तक इसकी अवधि होती है, इसकी इस रोग की है। और ऐसे व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से रोग फैलाते हैं। रोग के लक्षण, मान लीजिए यह रोग हो ही गया, इस शरीर में क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे, प्रारंभ में सिर दर्द, बेचैनी, चक्कर आना, तेज बुखार, यह सब कहता है। और शरीर का तापमान 102 से 103 के बीच में पहुंच जाता है। धीरे धीरे ज्वर बढ़ने लगता है, बुखार उतरता नहीं है। देखो यहाँ पर डिग्री दिया है प्यारे, इस सप्ताह के अंतिम दिनों में जब 103 डिग्री, 4 डिग्री, 102 डिग्री से तो ऊपर ही रहता है भाई। 98 तो नॉर्मल है फ़ारेनहाइट, और 100 तक भी मान लिया जाता है नॉर्मल है। जब 102-3 पहुंचता है तो फिर तेज बुखार आना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक देखो, जब 105 ही पहुंच जाएगा तो फिर शरीर छूना मुश्किल हो जाता है और दूसरे सप्ताह में धीरे धीरे कम होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होता है। इसका उपचार क्या है, ठीक है, और देखते हैं इसका उपचार क्या है। किसका उपचार भाई है? कौन सा उपचार, टाइफाइड का। टाइफाइड का उपचार देखते हैं, देखो और उपचार देखते हैं। अस्पताल में भर्ती, रोगी को कहाँ भर्ती करा दे, अस्पताल में। अगर ज्यादा सीरियस स्थिति में है तो रोगी को अस्पताल में भर्ती करा दे। अगर मान लीजिए टाइफाइड हो गया है, हालत उसकी सीरियस नहीं है, कम है, तो आप रोगी को घर पर भी रह सकते हैं, लेकिन साफ सफाई करो, उसके कपड़े की सफाई, खाना की व्यवस्था सब घर के अन्य सदस्यों से अलग होनी चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद परिवार के अन्य सभी सदस्य व्यक्तियों को टाइफाइड रोग निरोधक टीका भी लगवाना चाहिए। और रोगी के कमरे तथा आसपास के वातावरण की सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। जो मल मूत्र है रोगाणुनाशक है, उसको जला देना चाहिए। और रोगी का जूठा बचा भोजन, ध्यान दीजिए, रोगी का जूठा बचा भोजन भी व्यक्ति के सदस्यों को देना नहीं चाहिए। और कुओं में लाल दवा, अब तो कुआं है ही नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरीन। यह है हमारी क्लोरीन, ठीक है, यह है क्लोरीन। कुओं में क्लोरीन डाली जाती है। अब तो लोग सबके पास समरसेबल हो गए हैं, नलकूप हो गए हैं, कुएं का पानी शायद ही कोई पीता हो। और रोग से मुक्ति होने पर भी कमरे के भली भांति साफ सफाई करनी चाहिए। अब हम आते हैं पीत ज्वर पर, जिसको कहते हैं पीला ज्वर, येलो फीवर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, येलो फीवर। चलो भाई देखते हैं। येलो फीवर एक संक्रामक तीव्र रोग है जो अचानक प्रारंभ होता है, सहसामान्य होता है अचानक, जो अचानक प्रारंभ होता है। और इसमें ज्वर बहुत तेजी से बढ़ता है, शरीर से रक्तस्राव भी होने लगता है। यह सब क्या है, पीलिया के लक्षण है। अगर यह हो गया तो क्या होगा, तीव्र ज्वर की 3 अवस्थाएं होती हैं, ध्यान देना। जब यह तेजी से बढ़ जाएगा पीत ज्वर, क्या होगा, क्रियाशीलता इसकी, जाड़ा देखकर बुखार है, अंग पीड़ा है, अवसन्नता है, वमन है, अनिद्रा है, ये सब क्या है, तेजी से यह सब बढ़ने के क्या है, लक्षण है। और उसके बाद ज्वर कम हो जाता है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं पीत ज्वर के कारण। आओ भाई कारण देख लेते हैं, क्या कारण है। 1901 में यह सिद्ध हो पाया कि पीत ज्वर किसी अदृष्ट जीवाणु के कारण होता है और उसके संवाहन मच्छर होते हैं। मच्छर जब पीड़ित व्यक्ति को मनुष्य का प्रथम 3 दिन, देखो यहाँ, ये मनुष्य का प्रथम 3 दिन के भीतर रक्तपान करते हैं और 12 दिन के बाद उनके दंश से स्वस्थ व्यक्ति को पीत ज्वर हो जाता है। और इंजेक्शन द्वारा भी रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाया जाता है। इंजेक्शन द्वारा भी
भी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाया जाता है, जिसको कहता है पीला बुखार। ये आमतौर पर 3 से 6 दिन के बीच अचानक बढ़ने लगता है। यह सब क्या है, इसके लक्षण हैं। पीले ज्वर की गंभीर स्थिति होने पर मुंह से खून आने लगता है और क्या होता है, खून की उल्टियां प्रारंभ होने लगती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ध्यान देना, जब पीला ज्वर अधिक बढ़ जाता है क्या होता है, कहते हैं भैया इसके बाद इसको खून की उल्टी हो रही है। क्या हो रही है, खून की उल्टी हो रही है। तो खून की उल्टी होने का यह सबसे मजबूत लक्षण है। अगला क्या हमारा मस्तिष्क ज्वर, जो कहते नहीं भी इसको हम, ये मस्तिष्क ज्वर है, जो दिमाग में हो जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। रीजन क्या है, पौष्टिक भोजन का अभाव है, दूध मिलता नहीं है, सारा दिन मोबाइल चलाएंगे तो होगा क्या। इसमें होता क्या है, जब ये हो जाता है, चिंता, तनाव, दूषित वातावरण, अनियमित खान पान से एक अच्छा स्वास्थ्य सबसे अधिक मूल्यवान होता है। एक अच्छा स्वास्थ्य सबसे अधिक, पैसे से भी अधिक एक अच्छा स्वास्थ्य मूल्यवान माना गया है। यहाँ देखिए लगभग 2 लाख लोगों में एक आदमी में पाया जाता है। बहुत ये मस्तिष्क जो है बहुत कम लोगों में मिलता है। पहले देखो यहाँ दिया गया है, जो कि लगभग 2 लाख लोगों में से एक आदमी में ही मस्तिष्क ज्वर पाया जाता है। यह संक्रमण अधिकतर बच्चों, बुजुर्गों, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें यह ज्यादा पाया जाता है। मस्तिष्क ज्वर को अंग्रेजी में इंसेफेलाइटिस कहा जाता है, ध्यान रखना। यह 3 प्रकार का होता है। आओ देखते हैं भाई कौन कौन है। पहला है वायरल मेनिंजाइटिस है, और दूसरा है बैक्टीरियल, तीसरा है फंगल मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन से मस्तिष्क बुखार का खतरा कम रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, यह एक गंभीर संक्रामक रोग है। यह 3 प्रकार के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इसमें क्या है, यह बुखार का सबसे आम बुखार की तरह होता है और मच्छर जनित होता है। सिर में दर्द होते हैं, गर्दन, पीठ और कंधों पर अकड़न हो जाती है। ठीक है, चलने फिरने में असुविधाएं होती हैं और इसके वायरस बहुत ही तेजी से फैलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह रोग मस्तिष्क ज्वर हो ही गया, तो इसका कैसे इसका हम बचाव करेंगे, इस रोग से कैसे हम बचाव करेंगे। शरीर को पूरी तरह आराम दें। यहाँ पर देखो, शरीर को पूरी तरह से आराम देना चाहिए। मान लीजिए मस्तिष्क ज्वर से व्यक्ति ग्रसित हो ही गया, तो क्या करें, इलाज के बाद जो है रोगी को अंधेरे कमरे और शांत कमरे में रखें। रोगी को हमेशा उजाला से दूर और शांत कमरे में, जहाँ पर साउंड न हो, आवाज न हो, वहां पर रोगी को रखें। और किसी प्रकार का लिक्विड रूप न लें, जैसे दूध है, मट्ठा है, दही है, इस प्रकार के लिक्विड चीजों को नहीं खाना है। और उसके बाद ORS का घोल भी बीच बीच में रोगी को देते रहना चाहिए। जो ORS का घोल है, और रोगी को अनार का जूस है, सेब का जूस है, संतरे का जूस है और लहसुन भी देते रहना चाहिए। किसमें, मस्तिष्क ज्वर में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। मस्तिष्क की सूजन को रोकने के लिए स्टेरॉइड्स लें, और इसके बाद फिर भी ना हो सके तो बड़ी से बड़ी अस्पताल में जाकर के मरीज को एडमिट कराएं। यदि रोगी को उल्टी हो रही हो तो उसे एक तरफ से करवट लेकर लिटाएं, इससे उसकी उल्टी की महक उसे ना आए, नहीं तो फिर और खतरा बढ़ने के। अगला हमारा है रेबीज रोग। रेबीज भाई कैसे होता है, आओ देखते हैं। जैसे हमारे कुछ बंदर हैं, बिल्लियां हैं और कुत्ते हैं, इन्हीं के काटने से रेबीज रोग होता है। ठीक है, और कुछ गीदड़ होते हैं, इससे ध्यान रखना। किससे किससे रेबीज रोग होता है, कुत्ते, बिल्लियां, गीदड़, बंदर भी होते हैं। बंदर के काटने से भी रेबीज रोग हो जाता है। मान लीजिए अब रेबीज रोग हो ही गया, तो इससे कैसे हम बचाव करें। तुरंत अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को लेकर के पहुंचना चाहिए। ठीक है, रेबीज रोग अगर हो ही गया, अब देखो यहाँ पर काट गया है ना, पैर में, देखो यहाँ, ये क्या है, बिल्ली है। बिल्ली देखो, बिल्ली पूरा पैर को भर लिया है, यहाँ भर लिया है, और जब काट ही लिया तो इससे भी आज भी सरकारी अस्पतालों में दवाएं निःशुल्क रहती हैं, ध्यान रखना। छोटा हो जाए भाई, साफ नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, चलो ठीक। पागल कुत्ते की जीभ बराबर लटकती रहती है। जो अगर मान लीजिए कोई पागल कुत्ता काट लिया है, तो उस कुत्ते की देखभाल करते रहना चाहिए। अगर कुत्ते की 3 से 4 दिन में पानी में मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित ही
पागल कुत्ते की फिर लक्षण, फिर आपको इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। तो कुत्ते की भी देख रेख करते रहना चाहिए। पागल कुत्ते की जीभ बाहर लटकती रहती है और मुंह से उसके क्या होता है, लार गिरती रहती है और वह 4-5 दिन में ही मर जाता है। जो पागल कुत्ता होता है वह 4-5 दिन में ही मर जाता है। पागल कुत्ते के काटने से मनुष्य पर इसका प्रभाव कभी कभी 7 से 8 महीने या फिर 7 से 8 महीने या कुछ वर्षों के बाद तेज सी बिजली, अगर मान लीजिए दवा न कराई, इंजेक्शन न लगवाए, कभी कभी जब तेज बिजली गरजती है दोस्तों ना, तो फिर आदमी की उसमें मृत्यु हो जाती है। कहते नहीं भैया एकरे पहले कुत्ता काटा था, ये कहीं दवा नहीं कराई हुई है, तब उसका असर हो जाता है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगला है हमारा हेपेटाइड। यहाँ देखो हेपेटाइड है, आओ भाई इसको भी देख लेते हैं। क्या है, एक वायरल रोग है। यह एक वायरल रोग है जिसे सामान्य भाषा में पीलिया भी कहा जाता है। जब शरीर में, जब हमारा लीवर, जो हमारा फेफड़ा खून बनाना, देखो लीवर, इसमें क्या होता है, पूरा शरीर बिल्कुल पीला होता चला जाता है और शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है, खून की मात्रा है, कम होती चली जाती है। इस प्रकार से यह देखो यहाँ पर दिया है, ऐसी क्वालिटी है, ए बी सी डी जी जो भी दिया है ऐसी क्वालिटी है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, बदन दर्द, यहाँ नोट करना, बदन दर्द, सर दर्द, कमजोरी या थकान और जी मचलाना, बुखार हो गया, भूख का कम लगना, दस्त है, पेट में दाईं तरफ ऊपर की ओर हल्का सा दर्द होता है इसमें, ठीक है। और क्या है, खुजली है, जोड़ों में दर्द होता है। इस प्रकार से इसके लक्षण माने गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ गया रोगी का जो है, रोगी के रक्त का परीक्षण कर डॉक्टर क्या जान सकता है कि आपको किस प्रकार का हेपेटाइट हुआ है, और तथा उसमें निम्नलिखित उपचार शामिल हैं। कौन कौन है भाई, यहाँ देखते हैं, ठीक है। यदि रोगी को ज्यादा कमजोरी है तो डॉक्टर से रोगी की भली भांति सलाह ले सकते हैं और केवल अपने डॉक्टर के द्वारा बताई हुई दवाओं का ही सेवन करें, ठीक है। आराम करें, शराब का सेवन ना करें क्योंकि इसमें यकृत को क्षति पहुंचती है, लीवर को क्षति पहुंचती है, और धूम्रपान ना करें। ध्यान दीजिए, शुद्ध और स्वस्थ पानी, शुद्ध और स्वच्छ पानी का ही प्रयोग करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपने आहार में बदलाव करें। मिर्च मसाला से बचें। देखो ये ज्यादा तेल, घी, मिर्च मसाले तो आहार नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इसको ध्यान देना है। अब अगला हमारा आ गया पीलिया लक्षण। पीलिया के लक्षण क्या है, बहुत ज्यादा उल्टी होती है, यहाँ देखो बहुत ज्यादा उल्टी होना, और उसके बाद बहुत ज्यादा कमजोरी, उल्टी में रक्त आना, काले रंग का आना, व्यवहार में बदलाव, बेहोशी, शरीर पर सूजन, लाल रंग के मूत्र हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, पीलिया के हमारे लक्षण हो जाते हैं। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पीलिया से बचने के लिए अपना भाई साफ सफाई करते रहो और फलदार पौष्टिक भोजन खाओ। नाखून को समय समय पर काटते रहो, नहीं यहाँ से भी गंदगी फैल जाती है। और पानी में क्या है, क्लोरीन की गोलियां मिला लो। यहाँ देखो पानी में क्या मिला लो, क्लोरीन की गोलियां। इससे भी क्या होता है, हमारे रोग बहुत ही कम हो जाते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई देखते हैं, मलेरिया आ गया, ठीक है। मलेरिया, आओ भाई मलेरिया को देख लेते हैं। क्या है मलेरिया, ये मलेरिया के हमारे विषाणु हैं। इस रोग के कारण इंडियन मेडिकल सर्विस के डॉक्टर रोनाल्ड रोस महोदय को है, यहाँ नोट करना, रोनाल्ड रॉस महोदय के, अर्थात मलेरिया की इन्होंने खोज की थी। उन्होंने पता लगाया कि एनाफिलीज मादा के, जो एनाफिलीज होती है मच्छर जाति का मादा मच्छर, इस रोग को फैलाती है, और इसी खोज के कारण मच्छरों को मारने के उचित उपायों का प्रयोग लाकर आज रोग पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। ध्यान रखना, मादा एनाफिलीज के लक्षण क्या है, यह मच्छर जन्म के अंधेरों पर, ध्यान देना है, मच्छर जन्म अंधेरे तथा सड़े पानी, तालाबों, नाली नालों के बीच, अर्थात जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, कहीं टायर है, बाल्टी है, गड्ढे हैं, वहां जब पानी इकट्ठा रहता है तो हम मलेरिया और टाइफाइड के मच्छर अपने आप पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर नदी नाले टायर वगैरह में पानी इकट्ठे नहीं होने देना, पानी को बहते रहना चाहिए, क्योंकि इसके जो लार्वा है, ट्यूबा है, वैसे मच्छर ये पहली अवस्था में ही वह पानी के अंदर रह सकता है, और दूसरी तीसरी अवस्था में पानी की ऊपरी सतह पर सांस लेने के लिए आना पड़ता है, तथा चौथी अवस्था में पूरा मच्छर बनकर पानी से उड़ जाता है और फिर लोगों को काटना शुरू कर देता है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा होगा है
अगला हमारा कौन सा है? अभी रोग के लक्षण, मान लीजिए मलेरिया हो ही गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, तो मलेरिया से बचने का प्रमुख उपाय क्या है? ये तो रोग के लक्षण है, क्या क्या है? बार बार उतरता चढ़ता है, क्या? बुखार, कभी 102 पहुंचेगा, कभी 103, कभी 104, तो बुखार बार बार चढ़ता उतरता रहता है। और तीसरे दिन बुखार आता है, कभी कभी एक दिन बाद, कभी कभी दूसरे दिन, कभी कभी तीसरे दिन, और तेज 102 एक्स के ऊपर था, 103 और 4 डिग्री को लेकर के बुखार आता है। और बुखार चढ़ते समय बहुत ज्यादा ठंड लगती है, रोगी कांपने लगता है, कभी कभी उसका जी भी मचलाता है। ये तो लक्षण हो गए। अब अगर हो ही गया तो इससे बचने के क्या उपाय है? मलेरिया से बचने का प्रमुख उपाय है मच्छरों से शरीर की रक्षा करना। पहली चीज, जो घर या आसपास के गड्ढे हैं, टायर वगैरह में पानी भी कहीं नहीं रहना चाहिए, बर्तन में, पानी में, और जो घर की नालियां हैं वो खुली नहीं रहनी चाहिए। देखो, ये शहर है, गांव के आसपास जो पानी के गड्ढे, तालाबों की मिट्टी से भरवा दिया जाए, और जो गंदी नाली है तो उसकी जो है हफ्ते भर में 15 दिन में सफाई करते रहना चाहिए, ताकि वहां पर जो मच्छर की प्यूपा है, लार्वा है, वह जन्म लेने न पाए। और जिन जलाशयों को पानी नहीं समाप्त नहीं किया गया जाता, उन पर मच्छर मारने की रासायनिक दवाई, मान लीजिए कुछ सरोवर है, तालाब है, घर के गांव के बाहर है, तो उसमें दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। और मलेरिया से बचने के लिए जो है निरोधक औषधियों का सेवन किया जा सकता है। घर के शौचालय और नालियों को स्वच्छ रखिए और उसमें पानी एकत्र ना होने दीजिए। रात्रि को शरीर के खुले भागों पर मच्छर को दूर भगाने वाले कुछ पदार्थ हैं, और अपना जो है मच्छरदानी का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। सबसे अच्छा है मच्छरदानी। रोगी का उपचार, ठीक है। हमारा आ गया डेंगू, जो सबसे खतरनाक होता है, डेंगू मच्छर, ठीक है। ये डेंगू मच्छर है, इसमें क्या होता है, शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा लगातार कम होती चली जाती है, यहाँ तक कि 22,000, 25,000, 30,000 तक जब आ जाती है तो अचानक रोगी की मृत्यु होने की संभावना भी बढ़ जाती है। डेंगू दुनिया भर में पाया जाने वाला एक खतरनाक वायरस है, ये वायरल रोग है, ठीक है। कैसा रोग है? ये वायरल रोग है? और यह मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अकेला एक संक्रमित मच्छर ही अनेक लोगों को डेंगू से ग्रस्त कर देता है। इसमें होता क्या है, लक्षण से क्या है? तेज बुखार है, सिर दर्द है, जी मचलाना है, त्वचा पर लाल दाने हैं, और क्या है इसमें, मांसपेशियां हैं, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी तथा दस्त बढ़ती चली जाती है। और मरीज की स्थिति सबसे जो इम्पोर्टेंट है प्यारे, ये प्लेटनेस, इसको ध्यान रखना, क्योंकि लोग का पी काउंट 1.5 लाख के ऊपर होता है, और यह जब ये रोग हो जाता है तो 22,000, 25,000, 30,000 तक इसकी प्लेटनेस खिसक के जाती है, और उस परिस्थिति में रोगी की मृत्यु होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ज्यादा प्लेटनेस कम होने से इस शरीर से, मुंह से, नाक से अपने आप खून आना शुरू हो जाते हैं। क्या इसके क्या है, लक्षण है? किसके? डेंगू के। अब आते हैं कि डेंगू हो ही गया तो कैसे इसे उपचार करेंगे, कैसे इसे हम बचाव करेंगे? आओ भाई बचाव देख लेते हैं। आसपास बिल्कुल जो डेंगू के मच्छर होते हैं ये स्वच्छ पानी में जन्म लेते हैं। बाकी और तो मच्छर गंदे पानी में लेते हैं, लेकिन जो डेंगू का मच्छर होता है ये बिल्कुल साफ जल में, पानी, यदि घर में बर्तनों में यदि पानी भर कर रख देना, उसे ढक कर रखें, ये जरूरत ना हो तो उसमें बर्तन खाली करके या उल्टा करके रख दें, अर्थात जैसे बाल्टी में पानी भरे हो, लोटा में पानी, गिलास में पानी है, और रातों रात को रखना है, उसको ढक करके रखो, नहीं तो ये मच्छर आके उसमें अपने प्यूपा लार्वा छोड़ जाते हैं, ठीक है। कूलर, गमले आदि का पानी रोज बदलते रहें। यदि पानी की जरूरत ना हो तो कूलर आदि को खाली करके सुखाएं, और ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को अधिकतम हिस्से को ढक सकें, ताकि इन रोगों से इससे खतरे कम होते जाएं। अब आता है हमारा चिकनगुनिया। आओ देखते हैं भाई चिकनगुनिया क्या है, ठीक है। यह मच्छर के काटने से फैलने वाला एक अत्यंत पीड़ादायक रोग है चिकनगुनिया। 2006 में भारत के कई राज्यों में चिकनगुनिया ज्वर का आतंक फैला था। कब फैला था? 2006 में, ठीक है। चिकनगुनिया का फैलाव एक वायरस संक्रमण एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और इसके लक्षण क्या है? मच्छर काटने से 2 से 7 दिनों तक चिकनगुनिया के लक्षण आते हैं। क्या क्या होता है? ठंड लगती है, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, प्रकाश सहन न होना, सिर दर्द, जोड़ों में, यहाँ भी दर्द होता है, यहाँ दर्द, यहाँ जितने भी जोड़ हैं सब में दर्द होना, शरीर पर क्या होता है? चकत्ते पड़ जाते हैं, बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं। ध्यान रखना, शरीर पर क्या होता है? बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं। ध्यान देखो प्यारे, ये बिल्कुल जी मचलाना, कमजोरी आना, और शरीर पर बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं। ये देखो, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, कमजोरी, जी मचलाता है, और वो जो मरीज होता है उसको प्रकाश सहन नहीं हो पाता है। चलो आगे चलते हैं।
चिकनगुनिया। अगला हमारा है, चल भाई, हाथी पाँव। हाथी पाँव को हम क्या कहते हैं, फाइलेरिया कहते हैं। जिसे उसमें कुछ लोगों के जो पैर वैर होते हैं, हाथ ज्यादातर पैर में होता है, वो बहुत मोटे होते चले जाते हैं, इसी को कहते हैं हाथी पाँव। ये देखो मच्छरों द्वारा ये भी होता है, मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। इस रोग में रोगी के पैरों में काफी सूजन आ जाती है, इतना, और पैर इतना मोटा हो जाता है कि उसको चलने फिरने में बहुत सारी असुविधा होती है, और यह परजीवी धागे की तरह होता है, यह शरीर में चिपका रहता है, केवल रात्रि के रक्त में यह प्रवेश कर भ्रमण करता है। ठीक है, और इसके बाद यह रोग मच्छरों के काटने से होता है। यह रोग जो फाइलेरिया रोग है, ये मच्छरों के काटने से होता है। एक पेस्ट कृमि लाखों की संख्या में छोटी छोटी संख्या में बच्चों को उत्पन्न करता है। अगर फाइलेरिया हो ही गया, जैसे क्या लक्षण है, शुरू शुरू में इसके लक्षण क्या है, और देखते हैं लक्षण। संक्रमण शुरू में कोई भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जब संक्रमण हो ही जाता है, यहाँ क्या होता है, फाइलेरिया के संक्रमण होने से कुछ वर्षों बाद, मतलब इस रोग को फैलने में साल, 1.5 साल, 2 साल तक लग जाते हैं, तुरंत नहीं इसका असर होता है। सामान्य स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति को कुछ सालों के बाद पैरों, हाथों एवं शरीर के अन्य भागों में सूजन उत्पन्न होने लगती है। कभी कभी किसी के हाथ सूज जाते हैं, ये हाथ काफी मोटे हो जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या, पैर की जो एड़ी है पौली के पास, उसी में होता है, और इससे प्रभावित अस्वस्थ चमड़ी पर विभिन्न प्रकार के जीवाणु तेजी से पनपने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसके यह लक्षण हैं। आते हैं फाइलेरिया का निदान कैसे होगा भाई। देखो यहाँ निदान दिया गया है, देखो निदान, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह खुराक की दवा भी है, 1 गिलास पानी के साथ लेना चाहिए, और यह दवा खाली पेट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, भोजन विषाक्तता देखते हैं, ये क्या है भाई। पूर्ण रूप से स्वच्छ पौष्टिक उपाय भोजन दिखाई देने वाले भोज्य पदार्थ कभी कभी व्यक्ति को रोगी बना सकते हैं। तो किसी भी जीव जंतु या पौधे में, इसको भी आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा, ये पॉइंट टू पॉइंट है, पर इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न अक्सर रहता ही रहता है। ठीक है, अगला हमारा है भोजन विषाक्तता के उपचार। देखो यहाँ इसके उपचार भी हैं। क्या उपचार है भाई, सदैव ताजा और शुद्ध भोजन करिए, बासी सड़े गले भोजन मत करिए। रोगी को पूर्ण विश्राम दीजिए, पेट से विषयुक्त भोजन निकालने के लिए तुरंत उल्टी करवाइए। देखो रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। इस प्रकार से इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, जो कि यहाँ पॉइंट में है, 2-4 पॉइंट याद कर लेना। अगला क्या है, चलो ये तो ठीक है, ये उसी का पार्ट है। बैक्टीरिया के कार्य, बैक्टीरिया को जान लो, क्या है बैक्टीरिया भाई। बैक्टीरिया भोजन को विषैला बनाते हैं, जैसे दूध से दही बनता है तो बैक्टीरिया ही तो बनाता है। दूध को गर्म करके फिर ठंडा करते हैं, उसको जमाने का कार्य बैक्टीरिया ही करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी हैं, कुछ बैक्टीरिया स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी। ये भोजन में पहुंचकर तेजी से पनपते हैं, इससे भोजन विषैला बन जाता है। विषैला भोजन के निम्न हानि होते, क्या होता है, उल्टी, दस्त होती से। अब 3-4 दिन मिठाई कहीं पड़ा है, दुकान पे चले गए या कहीं बारात में चले गए और उस मिठाई को खा लिया, तो फिर उल्टी दस्त होना शुरू हो जाता है। विषैला भोजन करने से कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। हानिकारक दूध, अंडा, मांस आदि को खराब कर देते हैं। ठीक है, और हानिकारक बैक्टीरिया का एक अन्य कार्य साग सब्जी को दूषित बनाना होता है। इस प्रकार से इसको भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं बैक्टीरिया के कार्य। ठीक है, क्या है बैक्टीरिया के कार्य, बस सारे। तो हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो फिर दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि हमारी भी मेहनत कुछ रंग लाए दोस्त। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।